नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने। पहला क्वेश्चन है ये बेटा, फिर ये आपका दूसरा क्वेश्चन, देन ये थर्ड है आपका क्वेश्चन, फिर फोर्थ। ठीक है, फॉन्ट साइज की ऐसी कोई टेंशन रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको 2 बार क्वेश्चन रिपीट करूंगा। ठीक है, देखिए ए 200 वोल्ट डीसी डीसी कन्वर्टर इज टर्न ऑन फॉर 30 माइक्रोसेकंड एंड टर्न ऑफ फॉर 10 माइक्रोसेकंड। द आउटपुट वोल्टेज विल बी, ए है 200 वोल्ट, बी है 150 वोल्ट, सी है 175 वोल्ट, डी है 120 वोल्ट। रिपीट कर रहा हूं, ए 200 वोल्ट डीसी डीसी कन्वर्टर इज टर्न ऑन फॉर 30 माइक्रोसेकंड and turn off for 10 microsecond. The output voltage will be, A है आपको बेटा 200 वोल्ट, B है 150 वोल्ट, C है 175 वोल्ट, D है आपका 120 वोल्ट। तो देखिए सवाल क्या है, 200 वोल्ट आपका सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, और आपका ये है क्या, डीसी डीसी कन्वर्टर, सही है, डीसी से डीसी कन्वर्ट कर रहा है। कितनी देर के लिए टर्न ऑन हो रहा है, अगर से टर्न ऑन की बात करें तो 30 माइक्रोसेकंड के लिए आपका टर्न ऑन हो रहा है, और टर्न ऑफ टाइम आपको क्या दे रखा है, टर्न ऑफ टाइम दे रखा है आपको 10 माइक्रोसेकंड, और आपसे पूछ क्या रहा है आउटपुट वोल्टेज की, भाई आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, सही है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या निकलेगा, वी आउटपुट बराबर टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ इनटू वीडीसी। तो देखिए वी आउटपुट, सही, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला सारे सब्जेक्ट आपके कवर होने तो सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, सही है। टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ इंटू वी डी सी। ठीक है, यहां पे टी ऑन की बात करते हैं अगर, तो यहां पे टी ऑन आपका क्या गिवन है, यहां पे टी ऑन आपका गिवन है 30 माइक्रोसेकंड, ठीक है, 30 अपॉन 30। टी ऑफ की बात कर लेते हैं, टी ऑफ आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 10 माइक्रोसेकंड, 10 इंटू 200। तो ये आपका क्या सॉल्व हो क्या आएगा, 30 अपॉन 40, 30 अपॉन 40 इंटू 200, ठीक है, 5 150। ये सॉल्व हो क्या आएगा आपका 150 वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा 150 वोल्ट। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ मशीन ही हो रहा है या बेसिक इलेक्ट्रिकल, सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, सही। मेरी कोशिश होती है कि मिक्स क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करूं हर लेक्चर के लिए, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और थ्योरी भी मैं इंक्लूड करता हूं। देखिए एक्वाडेक कोटिंग इज यूज्ड इन, ए है आपका ट्रांसड्यूसर, बी है आपका सीआरओज, सी है आपका ब्रिजेस, डी है आपका मल्टीमीटर्स। रिपीट कर रहा हूं, एक्वाडेक कोटिंग इज यूज्ड इन, ए है आपका ट्रांसड्यूसर, बी है सीआरओज, सी है ब्रिजेस, डी है मल्टीमीटर, सही है। तो बेसिकली ये आपका सीआरओज में यूज होती है। ठीक, तो देखो ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं जिसमें सिर्फ देख के आपको टिक लगाना होता है, सही। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना होता है, सही। एक्वाडेक कोटिंग के बारे में 1-2 पॉइंट्स भी हैं, वो भी आपने नोट्स डाउन कर लीजिएगा। एक्वाडेक कोटिंग जो होती है, देखिए सीआरओज में जनरली इसका हम यूज करते हैं, जो इसकी स्क्रीन होती है, सही। तो जो आपके बॉम्बारिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्ट्राइकिंग द स्क्रीन, सही, स्क्रीन से आपका स्ट्राइक करते हैं तो रिलीज सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन, सही। द बॉम्बारिंग इलेक्ट्रॉन्स, द बॉम्बारिंग इलेक्ट्रॉन्स striking the स्क्रीन, कौन सी स्क्रीन, जो आपकी सीआरओ की स्क्रीन होती है, स्ट्राइकिंग द स्क्रीन, सॉरी स्क्रीन, सही। और जब ये आपके बॉम्बारी इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करते हैं आपके बेटा स्क्रीन के साथ, सही है, तो ये आपके सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं एंड रिलीज सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा
अब जो ये आपके सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड, सॉरी, ये जो आपके सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है, ये आपके जो कलेक्ट होते हैं वो आपके एक एक्वस सॉल्यूशन से कलेक्ट होते हैं, सही है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट कॉल्ड एक्वागेट, सही है। तो दीज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय दीज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय, किससे कलेक्ट होता है, आपका एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, सही है, वो किसका होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट, आर कलेक्टेड बाय एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट is called एक्वाडेक, सही, इसी को हम एक्वाडेक कहते हैं, सही है। और विच, ये जो होता है ये आपका सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसे कलेक्ट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं विच इज कनेक्टेड टू सेकेंड एनोड, जो आपका सेकेंड एनोड से कनेक्ट होता है, विच इज कनेक्टेड टू, विच इज connected to सेकेंड एनोड। देखिए, रिपीट कर दे रहा हूं, द बॉम्बोरिंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द स्क्रीन एंड रिलीज सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स, these secondary emission electrons are collected by aqueous solution of graphite is called aqueduct which is connected to the second anode, सही है। तो यानी हम करते हैं क्या, हम इसकी कोटिंग कर देते हैं, इट इज अ कंडक्टिंग कोटिंग ऑन स्क्रीन, इट इज कंडक्टिंग कोटिंग ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो ये एक्वाडेक के बारे में था। तो वैसे तो मैं सीधे टिक मार के आगे बढ़ सकता था, लेकिन थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डीसी जनरेटर्स आर डिजाइन टू डेवलप आर्मेचर वोल्टेजेस नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ, ए ऑप्शन दे रखा है फील्ड वाइंडिंग, बी दे रखा है बेटा आर्मेचर वाइंडिंग, मैंने WDG लिखा है, सही, लेकिन वो WINDING है, मैंने छोटा है, बल्कि जगह नहीं थी बोर्ड पे, इससे लिखा है, और सी है आपका कम्यूटेटर। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, डीसी जनरेटर्स आर डिजाइन टू डेवलप आर्मेचर वोल्टेजेस नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ, ए है आपका फील्ड वाइंडिंग, बी है आपका आर्मेचर वाइंडिंग, और सी है बेटा आपका कम्यूटेटर, सही है। तो इसमें आंसर आपको कौन सा होगा, सी कम्यूटेटर, सही, डीसी, देखिए सही है। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, कम्यूटेटर आएगा। बेसिकली अगर मैं कम्यूटेटर की बात करता हूं और हम बात कर लेते हैं डीसी जनरेटर के केस में, सही है। तो इन केस ऑफ डीसी जनरेटर कम्यूटेटर क्या यूज होता है, कम्यूटेटर इज यूज टू कन्वर्ट जनरेटेड एसी इन आर्मेचर इनटू डीसी, सही है। इन केस ऑफ डीसी जनरेटर, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इन केस ऑफ डीसी generator, in case of DC generator commutator is used to convert generated AC इंटू डीसी। ये आपका कम्यूटेटर का मेन, ये कम्यूटेटर का आपका ये मेन फंक्शन होता है, सही है। और यही अगर मैं डीसी मोटर की बात कर लेता हूं, तो डीसी मोटर में कम्यूटेटर यूज क्या होता है, कम्यूटेटर, डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर इज यूज टू कन्वर्ट डीसी इंटू एसी, सही है। इन केस ऑफ डीसी मोटर, इन केस ऑफ डीसी मोटर
commutator is used to convert DC into AC। सही है। डीसी मोटर में क्या होता है कि डीसी से आपको एसी में कन्वर्ट करने के लिए मोटर में क्या, डीसी मोटर में क्या होता है, कम्यूटेटर का डीसी मोटर में कम्यूटेटर का क्या यूज होता है, आपके डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए। सही है। तो दूसरी बात यह है कि जनरली इसमें लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, जनरेटर्स में, इसीलिए हम इसका जो डिजाइन होता है बियॉन्ड 650 वोल्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन था आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्यूटेटर। मोस्टली बच्चों को क्या पता होता है, कम्यूटेटर से यही काम होता है कि भाई एसी से डीसी में, जबकि भाई एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकता है और डीसी से एसी में भी कन्वर्ट कर सकता है। ये चीज बेटा आपकी किस पे डिपेंड करती है, ये चीज डिपेंड करती है कि आप डीसी जनरेटर में यूज कर रहे हो या आप डीसी मोटर में यूज कर रहे हो। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. An electrodynamometer type of instruments finds its major use as, A है आपका स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स ओनली, बी है बेटा आपका ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स ओनली, सी है आपका बोथ स्टैंडर्ड एंड ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स, और डी है आपका इंडक्टर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अगर फॉन्ट साइज में दिक्कत आ रही है फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। एन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फाइंड्स इट्स मेजर यूज एज, ए है आपका स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स ओनली, बी है बेटा आपका ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट ओनली, सी है आपका बोथ स्टैंडर्ड एंड ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स, और डी है आपका इंडक्टर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंडक्टर टाइप ऑफ। ये जो मैंने ऑप्शंस लिखा है यहाँ पे आपको डी वाला ऑप्शन लिखा है इंस्ट्रूमेंट, सही लिखा है इंस्ट्रूमेंट, केबल था ये, एक सेकंड सही कर रहा हूं इसे मैं, पावर केबल। यहाँ जो क्वेश्चन का बाइफरफिकेशन करा था वो गलत हो गया था। चलिए खैर रिपीट कर दे रहा हूं। एन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फाइंड्स इट्स मेजर यूज एज, ए है बेटा आपका स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स ओनली, बी है ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स ओनली, सी है बोथ स्टैंडर्ड एंड ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स, और डी है आपका इंडक्टर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, तो यहां पे आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा, बोथ स्टैंडर्ड एंड ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, बोथ स्टैंडर्ड एंड, यहां पे बात किसकी हो रही थी, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप की इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही थी। चलिए अभी थोड़ी सी आपको एडिशनल बातें बताता हूं इसके बारे में। देखिए आपके बेटा जो प्रिसीजन टाइप आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सही है, प्रिसीजन टाइप जो आपका इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर होता है वो किस लिए यूज होता है, इज यूज्ड इन स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। सही, प्रिसीजन टाइप, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रिसीजन टाइप, अगर मैं प्रिसीजन टाइप इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर की बात करता हूं बेटा, अगर डायनेमोमीटर इज यूज्ड इन, स्पेलिंग बेटा गड़बड़ हो सकती है, स्टैंडर्डाइजेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, या आपका ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी होता है, इट इज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। अब ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भाई कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूं अभी। इट इज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, या आपका ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट की तरह भी यूज करते हैं। देखिए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट होता है क्या, ए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट इज वन विच इज कैलिब्रेटेड विद डीसी सोर्स एंड यूज्ड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन फॉर एसी मेजरमेंट। सही है, ए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट इज वन विच, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट is one
सही, मैंने इसके आपका कैलिब्रेशन के बारे में बताया था। इज वन विच इज कैलिब्रेटेड विथ डीसी सोर्स, वन विच इज calibrated with DC सोर्स। सही, डीसी सोर्स से शायद से हम कैलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम इसका यूज करते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के, हम इसका एसी मेजरमेंट में भी यूज करते हैं। सही, एंड यूज्ड विदाउट एनी modification for AC मेजरमेंट, एसी मेजरमेंट के लिए विदाउट मॉडिफिकेशन का यूज कर सकते हैं। सही है। और दूसरी बात आपकी ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट से क्या होती है, इट हैज सम सेम एक्यूरेसी फॉर बोथ डीसी एंड एसी मेजरमेंट। इट हैज सेम एक्यूरेसी for both AC एंड डीसी मेजरमेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का और देख लेते हैं। सही, देखिए, द साइज ऑफ कंडक्टर यूज्ड इन पावर केबल डिपेंड्स ऑन, ए है आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज, बी है आपका बेटा पावर फैक्टर, सी है आपका करंट टू बी कैरीड, और डी है आपका टाइप ऑफ इंसुलेशन यूज्ड। फॉन्ट साइज में दिक्कत आ रही है, मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। द साइज ऑफ कंडक्टर यूज्ड इन पावर केबल डिपेंड्स ऑन, ए है बेटा ऑपरेटिंग वोल्टेज, बी है बेटा आपका पावर फैक्टर, सी है आपका करंट टू बी कैरीड, और डी है आपका टाइप ऑफ इंसुलेशन यूज। सही, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछे आपसे। देखिए, जो आपकी पावर केबल होती है ना, तो पावर केबल में आपका कंडक्टर यूज होता है। चलिए अभी थोड़ा सा बताऊंगा पावर केबल के बारे में। तो पावर केबल में आपका कंडक्टर यूज होता है, उसका साइज इस पर डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली बात है करंट टू बी कैरीड, कि कितनी करंट उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रही है। सही है, थोड़े भी एक दो बातें और बता देता हूँ उसके बारे में। देखिए, केबल में कंडक्टर से क्या मतलब है, सिंपल अगर मैं बात करता हूँ, जैसे ये मेरे पास एक पेन है, सही है, तो यहाँ पे क्या है कि ये मेरी केबल हो गई, ये केबल है, ठीक है, और ये मेरा कंडक्टर हो गया जिसमें करंट फ्लो करेगी। सही, तो इसी के बारे में बात हो रही है। तो केबल आपकी सिंगल कोर भी हो सकती है, ठीक है, सिंगल कोर का मतलब क्या है कि एक ही कोर है आपकी। सही, अगर माना 3 कोर होती तो 3 कोरें होती, तो तीनों कोरें आपस में इंसुलेटेड होती। सही, तो ये किस पर डिपेंड करता है, सही, साइज ऑफ कंडक्टर। सही, साइज ऑफ कंडक्टर से मतलब क्या है, साइज ऑफ कंडक्टर से मतलब है बेटा, ये जो रिफिल है जिसमें मैं कंडक्टर बोल रहा हूँ, ये मेरी केबल है, तो इसका साइज, इस कंडक्टर का साइज किस पे डिपेंड करता है, तो कितनी करंट उसमें से फ्लो हो सकती है उस पर डिपेंड करता है। बेसिकली होता क्या है कि जब आपकी करंट फ्लो करती है, सही है, तो इसकी वजह से आपका टेम्परेचर राइज होता है। सही, टेम्परेचर राइज होता है तो उसकी वजह से लॉसेस होते हैं। सही है, और वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, आपका अपीयर होता है या फिर डिसअपियर होता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है कि कहीं इतनी करंट हम ना फ्लो कर जाए कि भाई बहुत I2R लॉसेस होंगे, तो उसकी वजह से हीट जनरेट होगी, वो हीट आपकी रिलीज होगी, तो इतनी हीट ना रिलीज हो कि जिसकी वजह से केबल आपकी डैमेज हो जाए। ठीक है, तो बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अदरवाइज केबल के बारे में तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, और अंडरग्राउंड केबल में पूरा एक या दो से ज़्यादा 3-4 वीडियो लेक्चर बना रखे होंगे। वो आपको चाहिए, आप मुझे यूट्यूब पे बोलिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी था। और एक बात देखिए, मैंने तो क्वेश्चन जो आपको वाले कराए, कौन सा वाले कराए, जो मैंने आपको कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन कराए। तो ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत रखना कि भाई ऑब्जेक्टिव सीरीज कन्वेंशनल क्वेश्चन कहाँ से आ गए, वो मैं आपको स्टार्टिंग से ही करा रहा हूँ, आपको नहीं पता चलते होंगे। दरअसल मेजर कंसर्न क्या होता है कि आप किसी क्वेश्चन से कितना ज़्यादा सीख सकते हो। ठीक है, मैं कई बार हर लेक्चर में बात रिपीट करता हूँ, क्योंकि बच्चों टेंडेंसी क्या होती है, आप लोग टेंडेंसी क्या है कि भाई JB गुप्ता उठाया 15,000 क्वेश्चन रट मारे,
वीके मेहता उठाया, 10,000 क्वेश्चन रट मारे, सही। कोई भी, या फिर होंडा करके किताब आती है वो उठाई, मतलब मैं किसी किताब के बारे में ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, मेरे कहने से सेंस है कि रटने वाले से काम नहीं चलेगा। अगर आपको ये लगता है, जैसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, डेली का उनका शेड्यूल क्या होता है, 100 क्वेश्चन रटेंगे बैठ के कि आज 100 रट लिए, कल भैया 100 रटने से नहीं काम बनने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है रट के आपका पेपर निकलेगा, वो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है, कोई भी टॉपिक पढ़ लो, मुझसे पढ़ लो, किसी और से पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, आपका मेजर कंसर्न क्या है कि आप उस टॉपिक को ढंग से पढ़ो, सही, और आप उस चीज़ से कितना ज़्यादा सीख सकते हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस मैं इसीलिए इंक्लूड करता हूँ कुछ, हर अपने एक लेक्चर में कोशिश करता हूँ, ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन इंक्लूड हों हमेशा, कि जिससे आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़े क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते किस तरीके से हैं। जिस दिन आपको ये समझ में कहानी आएगी ना कि हाँ यार, जैसे आपने खुद से कोई टॉपिक पढ़ा बैठ के, ठीक है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, खुद से ही पढ़ाई तो करते ही होगे ना, तो माना खुद से टॉपिक आपने पढ़ा, तो खुद से टॉपिक पढ़ने में क्या होता है, आपको खुद से एक चीज़ ऑब्जर्व करनी होती है। आपको क्या ऑब्जर्व करना होता है कि अच्छा ये मैंने 2 पन्ने पढ़े हैं, इन 2 पन्नों से खुद से क्वेश्चन बना के देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि यार सोचते हैं इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, सही है, या फिर सब्जेक्टिव बना के देखो, कोई दिक्कत नहीं है, सही। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी कुछ अलग से करी जाती है, सब्जेक्टिव की तैयारी कुछ अलग से करी जाती है, ऐसा कहीं से लेके कहीं तक कुछ नहीं है। अब वो बात अलग है कि भाई जिस बच्चे का एसएससी जेईई का प्री क्लियर हो गया तो मेंस की तैयारी तो करेगा ही, अब उसमें तो बैठ कर ऑब्जेक्टिव लगाएगा नहीं वो, सही। लेकिन अगर आप एसएससी जेईई की बात कर ली जाए तो एसएससी जेईई में ऐसा नहीं है कि चलो पहले प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कि पहले जब प्री क्लियर हो जाएगा फिर मैं मेंस की तैयारी करूंगा, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं होता है। भाई ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हो तो ट्रांसफॉर्मर के पढ़ने के साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना भी जरूरी है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देने जा रहे तो सब्जेक्टिव नहीं लगा रहे, ठीक है। और उसके अलावा बेटा कहीं कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करिए, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। तुरंत नहीं करूंगा, हो सकता है मेरे पॉसिबल 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन में करूँ, लेकिन रिप्लाई मेरी तरफ से आपको 100% मिलेगा, ठीक है। चलिए लेक्चर के आखिरी में जो मेरे नए यूजर्स होते हैं, नए सब्सक्राइबर होते हैं, उनके लिए मुझे 2 बातें कहनी होती हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो नए यूजर्स नए सब्सक्राइबर के लिए, देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसी तरीके से हमारा जेनिक एजुकेशन का एक पेन ड्राइव कोर्स है। पेन ड्राइव कोर्स मतलब सॉफ्ट कॉपी में है, एसएससी जेईई के लिए स्पेशल हमने उसे तैयार करा है, ठीक है। और है तो एसएससी जेईई के लिए, लेकिन कोई भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, मैं गेट और ईएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, सही है। जूनियर इंजीनियर चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे आपका यूपी का यूपीपीसीएल हो, चाहे सीएसईबी का छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, चाहे यूपी आरएनबीएल हो, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, आपका कोई भी पेपर हो, सब जितने भी कोर्स हैं आपके, सबके लिए वो कोर्स आपका एप्लीकेबल है। आप थोड़ा सा बताता हूँ कोर्स के बारे में। कोर्स हमारा वो कैसा है कि देखिए उसमें अप्रॉक्सीमेटली, देखो इलेक्ट्रिकल भी उसमें इंक्लूड है, उसके अलावा उसमें सिविल का ही हमारा बना हुआ है कोर्स, मैकेनिकल का बन रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के बारे में बताता हूँ, चूंकि मैं इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करता हूँ। इलेक्ट्रिकल कोर्स अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ 600 घंटे का, हिंदुस्तान में सबसे लेंथी कोर्स हमारा है। अब लेंथी से अब ये मत सोचना रहे आप कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दिया है, जितना काम की बात है उतना ही पढ़ाया है, लेकिन पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल में माना आपका सब्जेक्ट हो गया इलेक्ट्रिकल मशीन। अब इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करते हैं तो कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? एक तो आपका बेसिक्स हो गया कि भाई बेसिक रोटेटिंग कैसे होता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद पहला पार्ट आ जाता है आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका बेटा क्या आ जाता है? सेकंड पार्ट आपका आ जाता है डीसी मशीन्स। थर्ड पार्ट बेटा आपका क्या आता है? थर्ड पार्ट आपका जाता है इंडक्शन। फोर्थ आपका क्या जाता है? फोर्थ आपका जाता है सिंक्रोनस। फिफ्थ आपका क्या आता है? फिफ्थ आता है आपका स्पेशल मशीन। अब जैसे मैंने ही पढ़ाया, जैसे ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर में कहानी क्या है कि पहले पूरा ट्रांसफार्मर आपको पढ़ा दिया, सही है, और साथ में कन्वेंशनल वाले क्वेश्चन कराए 20-22 जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं, ठीक है। अब उसमें चाहे आपका ओपन सर्किट टेस्ट है, एफिशिएंसी है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, या फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है, सब कुछ पढ़ा रखा है। साथ में पैरेलली कन्वेंशनल वाले सारे क्वेश्चन भी करा रखे हैं। उसके बाद क्या कराया है? उसके बाद साथ ही में जैसे ट्रांसफार्मर खत्म हुआ तो 250 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, यानी वो टॉपिक बिल्कुल पक्का हो गया कि चलो यार अब इससे तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सेम इसी तरीके से डीसी, सेम इसी तरीके से इंडक्शन, सेम इसी तरीके से सिंक्रोनस, सेम इसी तरीके से स्पेशल मशीन। सेकंड सब्जेक्ट आपका आता है पावर सिस्टम, वो भी मैंने पढ़ाया है। ये भी मेरे ख्याल से 100 घंटे से ज़्यादा होगा सब्जेक्ट जहाँ तक है। तो पावर सिस्टम में देखिए, जैसे आपका पहला पार्ट हो गया एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम, उसमें सिंगल लाइन डायग्राम हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा आपका अंडरग्राउंड केबल हो गया, उसके अलावा आपका सेकंड टेंशन हो गया, उसके अलावा इंसुलेटर हो गया, ऐसे सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। उसके बाद आपको माना स्विच गियर प्रोटेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सही है। उसमें रिलेज हो गई आपकी, सही है, प्रोटेक्शन स्कीम हो गई आपकी, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन हो गया, बोकोल्स रिले, सब कुछ डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। उसके बाद उसमें पावर सिस्टम में पावर प्लांट पूरा इंक्लूड करा है। पावर प्लांट में क्या है अभी? वेरिएबल लोड ऑन पावर सिस्टम, या फिर टैरिफ हो गया, या फिर आपका
टाइप्स ऑफ पावर प्लांट, जैसे भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, सही है, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, सोलर पावर प्लांट हो गया, विंड पावर प्लांट, वो सारी डिटेल में कहानी पढ़ाई है। उसके अलावा एक पार्ट आपको कौन सा बचता है, पावर सिस्टम एनालिसिस। पर यूनिट सिस्टम पूरा पढ़ा दिया, फॉल्ट एनालिसिस पूरा पढ़ा दिया, सही है, स्टेबिलिटी भी थोड़ा सा पढ़ाया है, ठीक है, तो पूरा कवर करा है। फिर आपके 2 सब्जेक्ट और आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले, यूट्यूब पे भी कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने पढ़ाया है, ये दोनों मिला के मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली, दोनों मिला के बोल रहा हूँ 50 घंटे का होगा पूरा डिटेल में, कम से कम मेरे ख्याल से 600-650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट में मिला के कराए होंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव भी कराए हैं, 30-32 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सही, लेकिन सब्जेक्टिव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनके ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सब्जेक्ट क्या बचा आपका, बेसिक इलेक्ट्रिकल, वो दूसरे सर ने पढ़ाया है, वो लगभग 60 घंटे से ज़्यादा पढ़ा रखा है। वैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल हमारे यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा अपलोड है। उसके अलावा आपका सब्जेक्ट आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी मेरे ख्याल से 50 घंटे ज़्यादा ही पढ़ा रखा होगा, ठीक है, वो भी एक और सर है उन्होंने पढ़ाया है। उसके अलावा मेजरमेंट 30-40 घंटे अप्रॉक्सीमेटली वो पढ़ाया है। यानी अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कोर्स की, तो ओवरऑल कोर्स बेटा आपका लगभग 600 घंटे का होगा। पूरे कोर्स में मेरे ख्याल से 500 से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट डेटा बोल रहा हूँ, रट मत लेना, 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रखे हैं, प्लस 3 से 4 हज़ार या फिर 3.5 से 4 हज़ार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रखे हैं, प्लस प्रैक्टिस सेट्स ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं और टेस्ट सीरीज हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चाहो वो पेड कोर्स है, वो भी आप बाय कर सकते हो हमारी कंपनी से। तो जेनिक एजुकेशन है, आप सीधे गूगल पर जेनिक एजुकेशन डालिए, सीधे हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पे मेरे ख्याल से 50% डिस्काउंट भी चल रहा होगा। तो जेनिक एजुकेशन पे जाइए, डायरेक्ट आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट उसे बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट बाय उसे कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे 4 ऑफलाइन ऑफिसेस हैं, एक है हमारा छत्तीसगढ़ में कोरबा में, ठीक है, दूसरा ऑफिस है हमारा छत्तीसगढ़ भिलाई, तीसरा ऑफिस है बिहार में पटना में, और चौथा ऑफिस हमारा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज यानी इलाहाबाद। वहाँ से भी जाके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो, वहाँ शायद थोड़ा सा 5% ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए शायद, ठीक है। दूसरा, वैसे तो कोर्स के ऑनलाइन कोर्स के बहुत सारे एडवांटेज है, एडवांटेजेस तो बहुत सारे, लेकिन मैं आपको एक एडवांटेज बता रहा हूँ। देखिए, आप किसी कोचिंग में पढ़ने जाते हो, ठीक है, तो मान लेते हैं कोचिंग का टाइम आपका 12 बजे से लेकर 2 बजे तक है, ठीक है, तो घर से आधे घंटे पहले तो निकलोगे ही, और घर में आधे घंटे बाद पहुँचोगे, यानी कोचिंग का समय 2 घंटे प्लस आधे घंटा जाना, आधा घंटा आना है, 3 घंटा आपको लग रहा है ना। हमारे कई बच्चों टेंडेंसी क्या होती है कि रात में पढ़ने मन करता है, सुबह पढ़ने मन करता है। हमारा कोर्स आप 24 घंटे आपकी मर्जी, आप कभी भी पढ़ो भाई, लैपटॉप में डालो लैपटॉप में पढ़ो, मोबाइल में डालो मोबाइल में पढ़ो, आपकी मर्जी, ठीक है। दूसरा, जैसे आप आपको कई बार ट्रैवल करना पड़ता है, माना एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, माना 3, 4, 5, 6 घंटे का ट्रैवल है, तो आपकी टेंडेंसी क्या होती है, आपकी टेंडेंसी ये होती है खटाक से मोबाइल निकाला, पिक्चर लगाई, देखना स्टार्ट करा, ईयरफोन कान में लगाए, या फिर गाने सुनने स्टार्ट करे। भाई ये सब इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो, इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है। आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, हमारा कोर्स पढ़ो, हमारा नहीं, चलो किसी और को पढ़ लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए ना आपके पास, हमारी नहीं किसी और की हो, वो डजंट मैटर, सही, वो एक अलग बात है, क्योंकि पढ़ना आपका जरूरी है। आपको अपने टाइम को किल नहीं करना है, सही। बहुत सारे बच्चे अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि सर कैसे मैनेज करें टाइम को, तो टाइम बेटा ऐसे ही मैनेज होगा भाई। अगर एग्जाम निकालना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी दुनियादारी छोड़ दो, सही है, खेलो कूदो, पिक्चर भी देखो, लेकिन पिक्चर महीने में 1, 2, 3 देख लो, ये थोड़ी है हर दूसरे दिन पिक्चर देखे जा रहे हो, उन सब चीज़ों का कोई सेंस नहीं है। दिन में आधे घंटे गाने सुन लो अगर सुनना अच्छा लगता है, मैं ये भी नहीं कह रहा 24 में से 24 घंटे पढ़ते ही रहोगे, लेकिन कुछ तो स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा ना, कि हाँ भाई डेली 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, ये एवरेज तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो खैर, उससे हमारे पेंडाई कोर्स आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। और अदरवाइज यूट्यूब पे तो हमारे लेक्चर अपलोड हो ही रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, इसमें हमारी कंटिन्यूटी में हमने टाइमिंग हमारी बढ़ा हुआ है, मेरे ख्याल से 2 घंटे से ज़्यादा के लेक्चर मेरे आ रहे होंगे जहाँ तक है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकें, ठीक। कोई भी दिक्कत लगती है आप हमें शेयर करिए, कमेंट करिए, मेरा रिप्लाई आपको मिलेगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।